नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है। भारतीय स्टॉक मार्केट के सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहां भारत का सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग सेक्टर पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे। भारत 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बैंकिंग क्षेत्र बनने के लिए तैयार है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार भारत का बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और अच्छी तरह से विनियमित है। देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति दुनिया के किसी भी अन्य देश से कहीं बेहतर है। क्रेडिट, बाजार और तरलता जोखिम अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय बैंक आम तौर पर लचीले हैं और उन्होंने वैश्विक मंदी का अच्छी तरह से सामना किया है। भारतीय बैंकिंग उद्योग ने हाल ही में भुगतान और लघु वित्त बैंकों जैसे नवीन बैंकिंग मॉडल की शुरुआत देखी है। हाल के वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल भुगतान, नियो बैंकिंग, भारतीय एनबीएफसी और फिनटेक के उदय जैसे प्रमुख बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के साथ मिलकर इस तरह की योजनाओं ने भारत के वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है और देश में क्रेडिट चक्र को बढ़ावा देने में मदद की है। भारतीय फिनटेक उद्योग 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है। भारत के पास विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। भारत में वर्तमान में 2000 से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक व्यवसाय हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली 25 देशों में सबसे अधिक विकसित हुई है। भारत की तत्काल भुगतान सेवा IMPS फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स FPII में 5वें स्तर पर एकमात्र प्रणाली है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने भी वास्तविक क्रांति ला दी है। समय पर भुगतान और हाल के वर्षों में अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थानों के अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1435 शहरी सहकारी बैंक और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं। मार्च 2023 तक भारत में ATM की कुल संख्या 14,75,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा 1,22,000 ऑन साइट ATM और कैश रिसाइकलिंग मशीन CRM और 97,000 ऑफ साइट ATM और CRM है। 2020 के बाद से सभी क्षेत्रों में बैंक की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2022-23 में सार्वजनिक और निजी बैंकिंग क्षेत्रों में कुल संपत्ति क्रमशः 1,555,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपत्ति कुल बैंकिंग संपत्ति सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों सहित का 60% थी। आरबीआई के अनुसूचित बैंकों के बयान के अनुसार 5 मई 2023 तक सभी अनुसूचित बैंकों की जमा राशि में 10% की वृद्धि दर से कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए 24.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। BCG बैंकिंग सेक्टर राउंडअप रिपोर्ट 9MFY23 के अनुसार 2022-23 में क्रेडिट वृद्धि 18% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 8 वर्षों में 2 अंकों की वृद्धि होगी। 4 नवंबर 2022 तक बैंक क्रेडिट 130 लाख करोड़ रुपया। आरबीआई के बयान के अनुसार सेवाओं, उद्योग, व्यक्तिगत और कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से मजबूत क्रेडिट मांग के कारण गैर खाद्य बैंक क्रेडिट में नवंबर 2022 में 18% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 1 साल पहले यह 7% थी। बैंक क्रेडिट के क्षेत्रीय परिनियोजन पर इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रमुख निवेश और विकास में शामिल हैं। भारत के दृष्टिकोण से M&A गतिविधि 2022 में रिकॉर्ड 171 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई।
अप्रैल 2022 में आईडीएफसी ने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर 4,500 करोड़ रुपए में बेचा। मार्च 2022 में आक्रामक एक्सिस बैंक ने 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में सिटी के भारत उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया। दिसंबर 2022 में एचडीएफसी बैंक फिनटेक स्टार्टअप मिनटॉक में 60.75% हिस्सेदारी खरीदेगा। रिफिनिटिव की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू M&A गतिविधि में 2022 में गतिविधि का रिकॉर्ड स्तर 119.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2021 से 155% अधिक है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, अंबुजा सीमेंट्स, एसईसी, अदानी ग्रुप बायोकॉन, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, एएम जैसी कंपनियां एसआर पोर्ट्स 2022 में M&A सौदों में शामिल थे। जून 2022 को सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन अभियान प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या 45.60 करोड़ तक पहुंच गई और जनधन बैंक खातों में कुल जमा 1.70 ट्रिलियन रुपया। अक्टूबर 2021 में इंडियन बैंक ने घोषणा की कि उसने प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL में 13% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। जुलाई 2021 में बिजनेस के लिए गूगल पे ने छोटे व्यापारियों को MSME के लिए डिजिटल लोन देने वाले प्लेटफॉर्म फ्लेक्सी लोन्स के साथ गठजोड़ के माध्यम से क्रेडिट तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। फरवरी 2021 में एक्सिस बैंक ने मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 10% हिस्सेदारी 90 करोड़ रुपए में हासिल की। दिसंबर 2020 में आरबीआई के चेतावनी संदेश के जवाब में डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ने डिजिटल लोन देने के लिए एक संशोधित आचार संहिता जारी की। 6 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से यूपीआई पर क्रमबद्ध तरीके से गो लाइव की मंजूरी मिलने पर भारत में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की। अक्टूबर 2020 में एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए साझेदारी की, जो एक समग्र स्वास्थ्य सेवा समाधान है जो अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वस्थ जीवन को सुलभ और किफायती बनाता है। 2019 में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में 1.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 30 M&A विलय और अधिग्रहण गतिविधियां देखी गईं। अप्रैल 2020 में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। मार्च 2020 में भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। फरवरी 2020 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने RRB को 2019-20 से आगे एक और वर्ष के लिए 2020-21 तक न्यूनतम नियामक पूंजी प्रदान करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। RBI द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों के अनुसार न्यूनतम जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRAR 9% बनाए रखने में असमर्थ हैं। सरकारी पहल। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों DBU का उद्घाटन किया। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय और सहायक डेटा के लिए केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण के बजाय जोखिम आधारित रणनीति का उपयोग करके KYC प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। जन धन योजना बैंक खातों की संख्या 486 मिलियन से अधिक है। जन धन जमा में सालाना 20% की वृद्धि हुई। लाभार्थी खातों में $24.2 बिलियन से अधिक की जमा राशि है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL रुपये के 15 गैर निष्पादित लोन NPL का बैंकों से 50,000 करोड़ अधिग्रहण करेगी। राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत NPCI ने UPI लाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन UPI सेवाएं प्रदान करेगा। रुपये तक का भुगतान। इसका उपयोग करके $200 $2.67 कमाया जा सकता है। 2022
2023 के केंद्रीय बजट में भारत ने एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी की योजना की घोषणा की है, जिसे संभवतः डिजिटल रुपया के रूप में जाना जाएगा। नवंबर 2021 में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए खुदरा निवेशकों के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम शुरू की। आरबीआई ने अपने जोखिम शमन उपायों के हिस्से के रूप में कार्ड लेनदेन की सुरक्षा में सुधार के लिए 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी प्रमाणीकरण के एक अनिवार्य अतिरिक्त कारक एएफए के साथ नए ऑटो डेबिट नियम पेश किए। सितंबर 2021 में भारत और सिंगापुर के केंद्रीय बैंकों ने तत्काल और कम लागत वाले फंड ट्रांसफर शुरू करने के लिए जुलाई 2022 तक अपने डिजिटल भुगतान सिस्टम को जोड़ने की घोषणा की। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी लॉन्च किया। ई रूपी एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जो लाभार्थी के सेल फोन पर भेजा जाता है। इस एक मुश्त भुगतान तंत्र के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान, ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के उपयोग के बिना सेवा प्रदाता पर वाउचर भुना सकेंगे। दोस्तों, यहां बैंकिंग सेक्टर का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 पर। धन्यवाद।